हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। और चलिए आइए बात करते हैं आज एक बहुत अहम वीडियो के ऊपर कि भाई 2024 के लिए अगर हम ए और जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या बेस्ट टाइम रहने वाला है, हमें किस तरीके से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए, मतलब क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए और कितने मंथ में हमारा सिलेबस हो जाएगा, किस तरीके से सिलेबस को कवर करना चाहिए। आज आपकी सारी इंपॉर्टेंट बातों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और यही सबसे बेस्ट टाइम है अगर आप 2024 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो। मैं आपको एक सच्चाई बता दूं, 2 महीना 3 महीना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। आप सब लोग जानते हो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल मिला के काफी बड़ा सिलेबस है और इतने बड़े सिलेबस को कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और कंप्लीट करने के बाद एक पूरा कंप्लीट रिवीजन भी हमको करना है। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी प्रिपरेशन में सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन से कुछ भी नहीं होने वाला। सिलेबस कंप्लीशन तो मात्र 20% 30% हिस्सा होता है पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का। तो मैम किस चीज पर सिलेक्शन डिपेंड करता है? सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने कितने बेहतरीन तरीके से उसका रिवीजन करा है, आपने कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, आपने कितने बेहतरीन तरीके से टेस्ट दिए हैं, कितने बेहतरीन तरीके से आपने खुद को इंप्रूव करा है। ये सारी बातें डिपेंड करती हैं आपके सिलेक्शन को लेके। तो आज इस वीडियो की जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है उसको मैं बखूबी निभाने की कोशिश करूंगी। अपने एंड से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रेटेजी दे दूं जिसकी मदद से आप आने वाला जो 2024 से अपने लिए सुनहरा बना पाओ और सिलेक्शन ले पाओ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एजे है क्या। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स आप कौन कौन से टारगेट करने वाले हो, सिलेबस टू कवर ऑल द एग्जामिनेशन, ऐसा कौन सा सिलेबस है जिससे हम सारे एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। एग्जाम्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। मिनिमम टाइम कितना चाहिए। मैम सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है ना वो यही होती है, आप मुझे ये बता दो मिनिमम कितना टाइम चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो वो मिनिमम टाइम के बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। अगर उतना टाइम आप दे पाना, उतने मंथ्स आप दे पाना तो ही इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं होने वाली है। इसी के साथ हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कुछ रेफरेंस बुक्स के बारे में बात करेंगे और पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये पॉइंट्स मैं ऐसे पॉइंट्स दूंगी जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में ये पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट एजे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर बनने के लिए जो स्टेट लेवल्स पर एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, यूपीपीएससी, देयर आर सो मेनी एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो जब आप उस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करते हो, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो जूनियर इंजीनियर बनाने के लिए निकाले जाते हैं, कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो असिस्टेंट इंजीनियर बनाने के लिए निकाले जाते हैं। आपको एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम सेंटर में जाके एग्जाम देना है और अगर आप एक प्रॉपर कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो, एक अच्छे नंबर को लेके आ जाते हो तो आप जूनियर इंजीनियर बन जाते हो। मुझे लगता है कि पूरी लाइफ में ये सबसे इजी जर्नी है। आपको ऐसा लगता होगा ये सबसे टफ जर्नी है, बट दिस इज मोस्ट इजीएस्ट जर्नी जहां पर आप अपनी लाइफ का 10 to 12 मंथ्स देते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप 15 मंथ्स 18 मंथ देते हो, मगर वो ऐसा टाइम पीरियड होता है जो आपके आने वाले 50 साल बदल देता है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। अगर आपको अपनी जिंदगी के मैक्सिमम 2 साल भी देने पड़ रहे हैं और 2 साल देके आप अपनी जिंदगी का 50 साल 60 साल 70 साल, सिर्फ अपनी जिंदगी का ही नहीं अपनी आने वाली जनरेशन की जिंदगी के भी बदलने वाले हो, तो इससे बढ़िया कोई भी चीज नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है हर एक बच्चे को इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी जाना चाहते, पब्लिक सेक्टर में नहीं भी जाना चाहते, सरकारी नौकरी नहीं भी लेना चाहते, तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपने गलती करी है डिप्लोमा करने की, आपने गलती करी है बीटेक करने की। अगर आपने ये गलती करी है कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियर बनो। तो यहां पर मैं आपसे सिंपल यही कहना चाहती हूं कि प्रिपरेशन तो आपको करनी चाहिए, चाहे आपको सरकारी नौकरी चाहिए हो चाहे नहीं चाहिए हो। तो असिस्टेंट इंजीनियर अगर आपको बनना है, अगर आपको चाहिए सरकारी नौकरी, अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो जरूर तैयारी करें। नहीं भी बनना चाहते तब भी तैयारी करो, क्योंकि आप इंजीनियर तो हो ही, किसी प्राइवेट कंपनी को भी ज्वाइन करोगे तो वहां पर भी अगर नॉलेज लेके जाओगे तो सब आपका सम्मान करेंगे और आपको प्रमोशंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात हो गई ए और जे एग्जामिनेशन की। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, मेरे पास स्लाइड छोटी थी, एग्जाम ज्यादा थे।
ये जो वीडियो मैं आपको बना के दे रही हूं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सारे के सारे आप देख सकते हो। यहां पर आप बहुत सारे एग्जाम्स स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये सारे एग्जाम्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें से एसएससी जेईई वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एग्जाम है जो हर साल होता है, जिसको आप इजिली टारगेट कर सकते हो। आरआरबी जेईई भी आपको रिसेंटली आता हुआ नजर आ जाएगा। बहुत ही जल्दी आपको आरआरबी जेईई की वैकेंसीज दिखाई दे जाने वाली हैं। इसी के साथ डीडीए जेईई हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बार्क, यूपीपीएससी, एई, जेके, एसएसबी, हर एक एग्जाम में अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सबसे पहले आप कुछ एग्जाम्स को टारगेट कर लो। मैं तो सारे एग्जाम्स को टारगेट करना चाहता हूं, आप सारे एग्जाम्स को भी टारगेट कर सकते हो। मैं उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूंगी, मगर हां, कुछ प्राइमरी गोल होने चाहिए। अगर आप 10 एग्जाम्स को टारगेट करना चाहते हो तो 10 में से पहला कौन है, क्योंकि आपको किसी को तो रेफरेंस मान के प्रिपरेशन शुरू करनी पड़ेगी ना। आप सब कर सकते हो, मगर सब करने के लिए भी पहले कौन, वो पहला आप 1-2 एग्जाम्स को डिसाइड कर लेना, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट लेवल पर एग्जाम्स होते रहते हैं जिसे आप आसानी से टारगेट कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, आपकी मेहनत की कमी है, आपके लगन की कमी है। जिस दिन आपने ठान लिया कि सरकारी इंजीनियर बनना है तो बनना है तो बनना है, उस दिन आप इनमें से किसी एक एग्जाम में सिलेक्ट भी हो जाओगे और मुझे मैसेज करके बता भी दोगे कि मैम सिलेक्शन ले लिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्स है आप इनको आसानी से टारगेट कर सकते हो। अब बात करते हैं मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड फॉर एनी एई और जे एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले देखो कि प्रिपरेशन की जर्नी में क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल 2 पार्ट में आपका सिलेबस है। टेक्निकल में अगर हम बात करें तो आपको मिनिमम 10 से लेकर 12 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, एवरेज में बता रही हूं। अगर आप मैकेनिकल की बात करोगे तो 10 ही सब्जेक्ट हो जाएंगे, सिविल में थोड़े सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रिकल में तो 5 ही 6 सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, तो 10 से 12 सब्जेक्ट मान लेते हैं कि मोटा मोटी इतना सब्जेक्ट तो आपको कंप्लीट करना ही है। नॉन टेक में 9 से 10 सब्जेक्ट आपको ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ साथ सिर्फ सब्जेक्ट ही नहीं कंप्लीट करना है, आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने के बाद आपको प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको अब खुद की एनालिसिस भी करनी है कि भाई हम कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, हमें कहां पर सुधार की जरूरत है। तो पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में ये जो 4 चीजें आपकी स्क्रीन पर लिखी हैं, ये आपके साथ चलने वाली हैं। इनमें से आप समझ लो प्रिपरेशन के ये 4 खंबे हैं जिसपे आपकी प्रिपरेशन रुकी हुई है। एक भी खंबा गिरा, आपने टेस्ट एनालिसिस नहीं करी, रिजल्ट गया। प्रैक्टिस नहीं करी, रिजल्ट गया। सिलेबस नहीं कंप्लीट करा, रिजल्ट गया। सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन नहीं करा, रिजल्ट गया। तो ये जो 4 स्तंभ हैं जिसपे पूरी प्रिपरेशन और सिलेक्शन टिका हुआ है, आपको चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके आगे बढ़ना है। स्टूडेंट सिलेबस कंप्लीशन पर तो पूरी जी जान लगा देते हैं, रिवीजन पर उनका ध्यान होता ही नहीं है। उनको लगता है सिर्फ कंप्लीशन ही हमारा प्रिपरेशन है। नहीं, 4 खंबे हैं, एक भी खंबा आपका गया तो आपका एग्जाम गया, आपका रिजल्ट गया, आपके सपने चले जाएंगे। तो सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देके आपको आगे बढ़ना है। अब 2 तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो आप कॉलेज गोइंग होगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, या तो आप क्या होगे, पास आउट स्टूडेंट होगे। यहां पर आज जो मैं जर्नी आपको बताने जा रही हूं, दोनों के लिए बताऊंगी। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो इस केस में आपको मिनिमम 10 मंथ्स की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। 10 मंथ्स की, अभी मैं बताऊंगी कि 10 महीनों को कैसे यूटिलाइज करना है। और अगर आप यहां पर मान लो फ्रेशर हो, नॉट फ्रेशर, पास आउट स्टूडेंट हो, पास आउट स्टूडेंट हो, ठीक है, आप फ्री हो, बहुत सारा टाइम आप दे सकते हो, तो उस केस में बेटा आप यहां पर, ठीक है, 8 मंथ्स में प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हो। और ये ऊपर वाले जो देख रहे हैं भाई, 10 मंथ से 11-12 मंथ तक भी शिफ्ट हो सकता है। इट डिपेंड कि आप कितना प्रॉपर तरीके से शेड्यूल को फॉलो करते हो। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आप 10 महीना 8 महीना पूरी शिद्दत के साथ, 10 महीना 8 महीना पूरी शिद्दत के साथ अगर तैयारी कर सकते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मेहनत कर सकते हो बिना डाइवर्ट हुए, तो यूर मोस्ट वेलकम। अभी जो मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी उससे आपकी काफी सारी चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, जनरल सिलेबस पहले ऑब्जर्व करो। देखो, कुछ वो सिलेबस होता है जो सारे एग्जाम्स में कॉमन है, जैसे कि जनरल स्टडीज हो गई, साइंस का पोर्शन हो गया, ये सारा कॉमन सब्जेक्ट है, ऑलमोस्ट सारे ही एग्जाम में पूछा जाता है।
और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आते हैं। जैसे कहीं पर हिंदी पूछ ली जाती है, कहीं पर ऐसा होता है स्टेट लेवल पर कोई एग्जाम आया तो स्टेट रीजनल लैंग्वेज आपसे पूछ लेता है कि भाई कन्नड़ आती है कि नहीं आती है, बिहारी आती है कि नहीं आती है, ठीक है ना, गुजराती आती है कि नहीं आती। तो इस तरीके से इंडिविजुअल एग्जाम्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ कहीं कहीं पर हिंदी और इंग्लिश का भी होता है, कहीं किसी एग्जाम में हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, किसी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। तो आपको कैसे सारे ए और जे एग्जाम्स को टारगेट करना है? फर्स्ट यू शुड कवर कॉमन सिलेबस। सबसे पहले आप कॉमन सिलेबस को टारगेट करो। कॉमन सिलेबस में देखो करंट अफेयर, जीके एक ऐसा पोर्शन है, करंट अफेयर तो आती आती है, जीके कभी कभी आती है, कभी कभी एग्जाम में नहीं आती, किसी किसी एग्जाम में, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स को टारगेट करो, हिस्ट्री को टारगेट करो, पॉलिटी को टारगेट करो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस वाला पोर्शन टारगेट करो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग भी कभी कभी पूछी जाती है। एप्टीट्यूड भी सारे एग्जाम्स में नहीं आती, जैसे एसएससी जेईई में एप्टीट्यूड नहीं पूछी जाती, कुछ ऐसे एग्जाम्स है जहां एप्टीट्यूड पूछ ली जाती है। हिंदी इंग्लिश भी सब में नहीं पूछी जाती, ये भी जो रीजनल लैंग्वेज है ये भी सारे एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती है। तो आपको क्या करना है? कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सिलेबस। कॉमन सिलेबस में हमको ये मैम ये सब पता चल गया कि हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस वाला पोर्शन, करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है। सारे के सारे ए और जेईई के एग्जाम्स में आपको करंट अफेयर्स तो कहीं ना कहीं दिख ही जाती है। इसी के साथ रीजनिंग मैम काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो हम रीजनिंग का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो आपने क्या करा? कॉमन सिलेबस को सबसे पहले टारगेट कर लिया, क्योंकि ये हर जगह आने वाला है। इसी तरीके से देख, अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैम कुल मिला के 9 to 10 ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें यहां पर कवर करने हैं फॉर एनी ए और जे एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 9 से 10 सब्जेक्ट आप यहां पर टारगेट करो। कैसे टारगेट करोगे? आई विल टेल यू। इसके बाद मैकेनिकल की अगर बात करें तो ये पूरा सिलेबस है, कोई भी एग्जाम में चले जाओ हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमेशा कौन से बने रहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखो, थर्मोडायनेमिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है, फ्लूइड मैकेनिक्स हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है, प्रोडक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है, थ्योरी ऑफ मशीन हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है, पावर प्लांट हमेशा इंपॉर्टेंट है। जेईई के एग्जाम में तो ऑलमोस्ट हमेशा ही इंपॉर्टेंट बना रहता है। तो आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। उन सब्जेक्ट के हिसाब से टेक्निकल सब्जेक्ट की लिस्टिंग कर लो जो एकदम ही लो वेटेज है, जैसे कि मैकेनिक्स हो गई, हीट ट्रांसफर हो गया, मशीन डिजाइन हो गई। ये लो वेटेज सब्जेक्ट है, हमेशा लो ही रहने वाले हैं। इनको लास्ट में सेट कर लो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स को पहले सेट कर लो, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो जैसे कि आपको पता है सर्वे एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है ना। इसी के साथ साथ अगर हम यहां पर बात करें, सर्वे वगैरह हो गया, आरसीसी, ठीक है ना, आरसीसी भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनको आप पहले लगाइए, फिर बचे हुए सब्जेक्ट बाद में सेट करिए। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, ठीक है ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इवन कई बार तो एजी के एग्जाम बस इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने से निकल जाते हैं, तो आपको इनको प्रायोरिटी पर रखना है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट का एक फ्लो होता है, जब तक आपका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप प्रिपरेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपको कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोल दे डायरेक्ट आईसी इंजन से शुरू करो, आपको पता है पहले बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का ज्ञान चाहिए, तब जाके आईसी इंजन हो पाएगी। आपको पता है कि मैम टेक्निकल पढ़ने के लिए बेसिक मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो आपको प्रिपरेशन को उसी हिसाब से सेट करना है। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी, पहले आप सिलेबस देख लो। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल का सिलेबस मैंने आपको दिखाया। नॉन टेक सिलेबस सबके लिए कॉमन है, आप यहां पर टारगेट करो। सब्जेक्ट्स देखोगे 10 से 12 सब्जेक्ट। सिविल में मैंने आपसे बोला था 14-15 सब्जेक्ट भी कभी कभी हो जाते हैं, मगर सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं, मतलब 20-20 दिन में आप सब्जेक्ट को खत्म कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। मैकेनिकल में सब्जेक्ट कम है तो सब्जेक्ट की लेंथ काफी ज्यादा है, इसमें टाइम लग जाता है कवर करने में। और इलेक्ट्रिकल के भी आप देख सकते हो सब्जेक्ट्स कम है, बट हाँ इसमें भी आपको काफी सारा टाइम लगने वाला है सिलेबस कंप्लीट करने में। एग्जाम्स की क्या रिक्वायरमेंट है? अगर आप एग्जाम को टारगेट करते हो तो हमेशा ध्यान रखो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के एनालिसिस नहीं कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है, तो कुछ स्टार्टिंग में एग्जाम्स को रेफरेंस बनाना पड़ेगा,
तो उस एग्जाम के एनालिसिस करके आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने भी बता दिया है कौन से हाईली वेटेड सब्जेक्ट है, कौन से लो है, कौन से मीडियम है, उसके बेसिस पर एनालिसिस कर लो। फिर बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए। हमको लगता है कि हमको एकदम आइंस्टीन बन जाना है पढ़ते पढ़ते, गलत बात है ये। ए और जे की प्रिपरेशन कर रहे हो, इतने बेसिक क्वेश्चन है, इतने बेसिक क्वेश्चन है कि कभी कभी सब्जेक्ट भी शर्मा जाता है, क्या ही पूछ लिया। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखो कि बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट चाहिए, तो बेसिक नॉलेज ही गेन करेंगे। जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही पढ़ेंगे, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, ताकि हम टाइमली सिलेबस खत्म करके एग्जाम को निकाल पाए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए, ये आपके अगर अंदर नहीं है तो आप डेवलप भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके अंदर बिल्ड हो जाएगी। एंड गुड टाइम मैनेजमेंट, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे निकालना है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता होता है जिनका टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन हो। अदरवाइज तो लोग 14-14 घंटे काम करके 1 घंटे के बराबर आउटपुट निकालते हैं, और कुछ लोग 1 घंटा काम करते हैं और 14 घंटे के बराबर आउटपुट निकाल देते हैं। तो गुड टाइम मैनेजमेंट इज मैंडेटरी इन एनी एग्जामिनेशन। आप बढ़िया शेड्यूलिंग करो, डेली बेसिस पर शेड्यूलिंग करो, टू डू लिस्ट बनाओ, रात में डिसाइड करो अगले दिन क्या करना है, ताकि आप सारी चीजें बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाओ। ठीक है, अब मैं बात करती हूं सीधा मुद्दे की, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैं यहां पर 2 लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं। ठीक है, एक हमारे क्या होंगे, पास आउट स्टूडेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, पास आउट स्टूडेंट, और दूसरे हमारे क्या होंगे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। दोनों को इस बार कवर करेंगे ताकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले इनके मैं बेसिक चीजें आपको बता देती हूं। पास आउट स्टूडेंट को बेटा मिनिमम जो टाइम की बात करें 8 मंथ्स लग जाएंगे सिलेबस कंप्लीशन में और रिवीजन में। 8 मंथ्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में पास आउट स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करने वाली हूं। कोई आपको 11 मंथ की बता रहा है, या 2 महीने की, या 4 महीने की बता रहा है, आई डोंट हैव एनी आइडिया। मैं आपको 8 महीने की सुपर सॉलिड ट्रिक्स बताऊंगी, जिसे आप फॉलो करके कुछ बेहतरीन कर सकते हो जिंदगी में। और ये हो जाएगा 10 to 11 मंथ्स, क्योंकि इनके पास टाइम कम है डेली बेसिस पर, और डेली बेसिस पर अगर समय कम है, नंबर ऑफ आवर्स कम है, तो डेफिनेटली इनको क्या करना पड़ेगा, मंथ्स को बढ़ाना पड़ेगा। मिनिमम इतना टाइम चाहिए ही, अदरवाइज इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आपके पास आने वाला है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे। आप अगर पास आउट स्टूडेंट हो, मैं डेली बेसिस पर 7 to 8 आवर्स का आपको यहां पर शेड्यूलिंग देने वाली हूं। 7 to 8 आवर्स आपको डेली बेसिस पर स्टडी करनी ही करनी है, विदाउट एनी डिले। कोई बहाना नहीं चलेगा, 7 से 8 घंटा डेली बेसिस पर स्टडी करनी है। इसी के साथ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, तो आप 4 घंटा डेली बेसिस पर स्टडी करो। 2-2 घंटे के स्लॉट बना सकते हो। एक आप अर्ली मॉर्निंग स्लॉट बना लो, पढ़ाई करके जाएंगे, और एक आप लेट नाइट स्लॉट बना लो कि पढ़ाई करके सोएंगे। अगर आप एक स्लॉट रात में बना लो कि मैं 8 से 10 पढ़ूंगा, एक स्लॉट मॉर्निंग में बना लो कि 6 से 8 पढ़ूंगा, तो आसानी से आप 4 घंटे की ड्यूटी जो अपनी है वो निभा पाओगे और बढ़िया तरीके से चीजों को भी कवर कर पाओगे। ठीक है, तो ये बात हो गई पास आउट स्टूडेंट्स के लिए, और इसी के साथ साथ जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है वो हो गए। अब अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, तो सब्जेक्ट्स तो देखो जनरली मैं यहां पर एवरेज लेके चल रही हूं। मान लेते हैं 9 से 10 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक है, ठीक है, और 10 से 12 सब्जेक्ट हमने क्या मान लिया है, ये सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये आपके टेक्निकल सब्जेक्ट। इसके बाद के जो सब्जेक्ट है लास्ट के, अगर किसी का 1-2 ज्यादा होता है, कम होता है, तो वो इंसान वो आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करते हैं कि पास आउट स्टूडेंट की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये जो 7 to 8 मंथ है, इसको पहले आप 2 भागों में डिवाइड कर लो। ठीक है, 2 भागों में आप यहां पर डिवाइड कर लो। डिवाइड करके आपको करना क्या है, ये आपके फर्स्ट 4 मंथ हो गए, फर्स्ट 4 मंथ्स हो गए, और ये आपके लास्ट के 4 मंथ्स हो गए। मैंने हमेशा बोला है हर मंथ की स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। आप स्टार्टिंग में जैसे पढ़ते हो वैसे आप आखिरी टाइम पर नहीं पढ़ सकते। आखिरी टाइम क्रूशियल होता है। आपका जो सिलेक्शन है वो पता है कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा। आपने स्टार्टिंग के 4 महीने बहुत पढ़ाई करी, खूब पढ़ाई करी, आखिरी के 4 महीने पढ़ाई नहीं करी, नो रिजल्ट। आपके स्टार्टिंग के 4 महीने अच्छे नहीं बीते, शुरुआती दिन था, आप नहीं मैनेज कर पा रहे थे, नहीं हैंडल कर पा रहे थे, आखिरी के 4 महीने एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई करी, सिलेक्शन हो जाएगा।
तो स्टार्टिंग के 4 मंथ कैसे बीतने हैं और एंड के 4 मंथ कैसे बीतने हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग आपको यहां पर रखने हैं। स्टार्टिंग के 4 महीने में आपको क्या करना है, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट टारगेट करने हैं, 2 टेक्निकल सब्जेक्ट टारगेट करने हैं। 3-3 घंटे के स्लॉट्स बनाइए, पहला सब्जेक्ट 3 घंटा, दूसरा सब्जेक्ट 3 घंटा। अब देखो अगर आप 3 घंटा इकट्ठा नहीं बैठ पाते हो ना, आप 1.5 आवर 1.5 आवर के 2 स्लॉट्स बनाओ। मतलब पहले मैंने 1.5 घंटा पढ़ाई करी, 15 मिनट का ब्रेक, 1.5 घंटा पढ़ाई करी, फिर आधे घंटे का ब्रेक, एक सब्जेक्ट क्लोज कर दिया, फिर हमने आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर हमने क्या करा, 1.5 घंटा पढ़ाई करी, 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटा पढ़ाई करी, देन हमारे 2 टेक्निकल सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए। कितना घंटा इसमें आपका चला जाएगा, 6 घंटा। 6 आवर्स की मैं पूरी स्टडी बता रही हूं, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट कंप्लीशन, इंक्लूडिंग नोट्स मेकिंग। ऐसा नहीं कि 6 घंटा पढ़ ही रहे, नोट्स का कुछ पता ही नहीं है, सिलेक्शन चाहिए तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। आज भी मेरे पास मेरे अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, उसी को पढ़ती हूं, उसी को पढ़ाती हूं, ठीक है। तो आप भी इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपने नॉनटेक में देखा था, नॉनटेक में ये जो वाला जो पोर्शन है करंट अफेयर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप 20 दिन में खत्म कर दो। ये जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर को डेली बेसिस पर साथ में लेके चलना है। 1 आवर करंट, और करंट के भी चाहो तो नोट्स बना लो, फर्दर रिवीजन में आसानी होगी। तो चाहे पहले के 4 महीने हो चाहे आखिरी के 4 महीने हो, ये तो पूरा 8 महीने आपका करंट अफेयर चलने वाला है। 7 घंटे हो गए और 1 घंटा आप क्या करोगे, एक नॉन टेक सब्जेक्ट चलाओगे, नॉन टेक्निकल, ठीक है। एक आपका क्या चलेगा, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट चलेगा 1 आवर डेली, 1 आवर डेली, 1 आवर डेली, ठीक है। तो इतना आपको यहां पर क्या करना है, करते चलना है। पहले 4 महीने 2 टेक्निकल सब्जेक्ट, 1 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, करंट अफेयर फिक्स्ड है। मैं आपको एक बढ़िया चीज बताऊं, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप करंट अफेयर्स को आसानी से कवर कर लोगे। और इसी के साथ साथ आपका जो सैटरडे संडे होगा, सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन जो है ये आप यहां कुछ नया नहीं पढ़ोगे। मैंने आपको बोला था ना, 4 खंबे हैं, 4 स्तंभ हैं, चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपने ये शेड्यूल फॉलो करा। उसके बाद सैटरडे संडे आपने क्या करा, प्रैक्टिस करा, जो पढ़ोगे उसकी प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ वीकली रिवीजन करिए। शुरुआत में जब पढ़ोगे तो इतना सारा कुछ होगा ही नहीं रिवीजन करने के लिए। स्टार्टिंग के तो हो सकते हैं, जब जिस दिन पहले हफ्ते में प्रिपरेशन शुरू करोगे तो फर्स्ट सैटरडे संडे तो कुछ होगा ही नहीं रिवीजन के लिए, तो यूज कर लेना है सब्जेक्ट कंप्लीशन में। हो सकता है कि जब आपका 1 महीना गुजर जाए तब आपके पास रिवीजन के लिए पोर्शन आए, अच्छा खासा पोर्शन कि हाँ आप रिवीजन करना है, तो सैटरडे संडे यूटिलाइजेशन शुरू कर दिए। जब नेक्स्ट 4 मंथ में एंटर करोगे ना, देखो अगर आप 3-3 घंटे 4 महीने तक 2 टेक्निकल सब्जेक्ट चलाओगे तो 5 से 6 सब्जेक्ट आराम से कंप्लीट कर लोगे। आपके पास 4 महीने हैं, 1 महीने में 1 सब्जेक्ट भी कवर कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, तो 4 महीने में आप देख रहे हो 8 ना मानो 5-6 सब्जेक्ट तो आराम से कवर हो जाएंगे। आपके जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं छोटे होते हैं, 20-20 दिन में 22-22 दिन में आपके ये सब्जेक्ट खत्म होंगे। हिस्ट्री बेसिक पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी बेसिक, ज्यादा डीप में मत घुसो, एकदम बेसिक सब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं, बेसिक नॉलेज मांगी जा रही है, उसी हिसाब से कवर करो। आपका जो सिलेबस है डीप नहीं है, वाइड है, ज्यादा चीजें पढ़नी है मगर थोड़ी थोड़ी ऊपर से पढ़ लेनी है, अंदर नहीं जाना है। अंदर जाओगे तो समय खराब होगा। तो यहां पर आसानी से आप 3 से 4 सब्जेक्ट नॉन टेक के कवर कर सकते हो और टेक्निकल तो आराम से 5 से 6 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। जब नेक्स्ट 4 मंथ में एंटर करोगे तो ये 4-5 सब्जेक्ट, इधर से 3-4 सब्जेक्ट, इसका वेटेज आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इसको याद रखने का प्रोसेस शुरू होगा। पहले समझने का प्रोसेस होता है, फिर याद रखने का प्रोसेस होता है। तो आखिरी के जो 4 मंथ है ना, उसमें आपको बचे हुए सब्जेक्ट भी कंप्लीट करना है प्लस रिवीजन। तो यहां पर सिर्फ 1 टेक्निकल पढ़ोगे आप। स्टार्टिंग में जोश भी है, जुनून भी है, समय भी है, रिवीजन के लिए भी कुछ नहीं है। 2-2 सब्जेक्ट पढ़ के जल्दी से जल्दी सिलेबस आगे निकालिए। फिर उसके बाद क्या करिए, 1 टेक्निकल सब्जेक्ट, 1 नॉन टेक सब्जेक्ट, 1 नॉन टेक सब्जेक्ट, और बचा हुआ जितना भी टाइम है जी जान लगा दो। आखिरी के 4 महीने ही क्या है, रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है आखिरी के 4 महीने। स्लो कर दो थोड़ा,
सब्जेक्ट कंप्लीशन की जर्नी को थोड़ा स्लो करके ज्यादा से ज्यादा टाइम आप क्या करो, रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट पर दे दो। सैटरडे संडे आपका जो चल रहा था वो चलता रहेगा, यहां पर आने के बाद चाहो तो सैटरडे संडे इसी तरीके से इसमें इंक्लूड करके रिवीजन में ऐड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज दी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर दी पास आउट स्टूडेंट। इसको अगर आपने 8 से 9 महीना फॉलो कर लिया, आराम से सिलेबस कंप्लीट करोगे, और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, प्रैक्टिस, रिवीजन, टेस्ट का अच्छा खासा टाइम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जो बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कॉलेज जा रहे हैं, जिनके पास सिर्फ 4 घंटे का स्लॉट है, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहां पर और बात करूंगी, पहले मैं इनका बता देती हूं इनको करना क्या है। इनको एक ही तरीके का शेड्यूल फॉलो करना है, ठीक है। इनके पास 4 घंटे हैं, तो 1 आवर जो है ये करंट पढ़नी है, मगर ये करंट का जो टाइम है इसको कॉलेज में एडजस्ट करिए, कॉलेज में एडजस्ट करिए, क्योंकि करंट ऐसी चीज है, इसके लिए आप अपने 4 घंटे में से 1 घंटा नहीं दे सकते। कॉलेज में आपको लाइब्रेरी का पीरियड मिलता है, आपको लंच का पीरियड मिलता है, कुछ पीरियड्स आपके खाली चले जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर दो। इसी के साथ आप यहां पर एक टेक पढ़िए, एक टेक्निकल पढ़िए, ठीक है, 2 आवर्स, और एक आप यहां पर क्या पढ़िए, नॉन टेक पढ़िए, एक नॉन टेक पढ़ लीजिए, एक नॉन टेक्निकल पढ़ लिए, ठीक है। कितने घंटे, 1 से लेकर 1.5 आवर पढ़िए, बचा हुआ आधा घंटा जो है इन्हीं सबके नोट्स में आपका एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के डेली बेसिस पर एक टेक्निकल, एक नॉन टेक्निकल, और कॉलेज में करंट अफेयर्स को एडजस्ट करना है। आपके पास 10 से 11 मंथ है, 10 से 12 आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट है, 9 से 10 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है। एक महीने में भी एक टेक, एक नॉन टेक, एक टेक, एक नॉन टेक कवर करोगे तो आसानी से 10 से 11 महीने में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मैम हम रिवीजन कब करेंगे, अभी आपने इनके लिए तो बताया खूब रिवीजन की रिक्वायरमेंट है। देखो, आपके पास संडे होगा, आप संडे रिवीजन करोगे, ठीक है। आपके पास फेस्टिवल होगा, फेस्टिवल में छुट्टियां होती हैं। इसी के बाद आपके पास नेशनल हॉलीडेज होंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ कोई भी 100% अटेंडेंस पर फोकस नहीं करेगा, कोई भी इंटरटेनमेंट पर फोकस नहीं करेगा, कोई भी एक्स्ट्रा टाइम, मतलब आप क्या चाहते हो ना कि हम कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में मजा मस्ती चलती रहे, इधर से साइड से जूनियर इंजीनियर बन के निकल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितने भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, इफ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, तो हमेशा ध्यान रखो आपको अपने संडे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, फेस्टिवल सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, शादियों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, नेशनल हॉलीडेज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कॉलेज में एंगेजमेंट को कम करना पड़ेगा। आप कॉलेज में जो फेस्टिवल होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और मिनिमम अटेंडेंस आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे आप बाहर ना निकाले जाओ, ठीक है, जिससे आप बाहर ना निकाले जाओ। और इससे मिला हुआ जितना टाइम होगा सब आप रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट में देने वाले, ठीक है। ये बहुत टाइम है बेटा, बहुत छुट्टियां मिलती है कॉलेज में, वीक में एक आध छुट्टी तो आप ऐसे ही मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, कॉलेज में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। मैंने भी 4 साल बीटेक करा, मैं जानती हूँ कॉलेज का क्या हाल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कवर करो। जब आप किसी भी सब्जेक्ट की शुरुआत करोगे ना, पहला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए तो उसको थोड़ा सा समझ लो। यहां पर पहला सब्जेक्ट, अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, देखो 3 ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल है, उसके बाद क्या है, सिविल है, और उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिकल है। मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले तो एक कॉमन सब्जेक्ट है बेसिक मैथ्स का, इसको जरूर कवर कर लीजिए, बेसिक मैथ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं बेटा, मैकेनिक्स पढ़ लो, फोर्स वगैरह के बारे में, मोमेंट्स के बारे में जानकारी हो जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। सिविल में भी देखो मैकेनिक्स वैसे नहीं पूछी जाती है, मगर मैकेनिक्स एंड सोम पढ़ लोगे तो समस्या खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल बेटा पहले पढ़ लेना ताकि बेस बन जाए। बेसिक इलेक्ट्रिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट बेसिक सब्जेक्ट भी है। इसके बाद मैकेनिकल में आप आगे बढ़ सकते हो, टीडी पढ़ सकते हो, एफएम पढ़ सकते हो, ठीक है। आप फिर उसके बाद प्रोडक्शन पढ़ सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट जैसे मैंने हाईली वेटेज बताए हैं वैसे ही पढ़ना शुरू कर दो। इसके बाद आप यहाँ पर आरसीसी पढ़ सकते हो, सर्वे पढ़ सकते हो, ठीक है ना, बीएमसी पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप शुरू कर दो। इलेक्ट्रिकल में इसके बाद पावर सिस्टम पढ़ सकते हो, ठीक है ना, पावर सिस्टम पढ़ सकते हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हो, मशीन पढ़ सकते हो। ये सारे सब्जेक्ट आप यहां पर शुरू कर दो, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स को लेके चलना है। इस तरीके से आप अगर पास आउट हो तो अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो, अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो अपनी स्ट्रैटेजी प्लान करो, इस तरीके से चलना है। बात कर लेते हैं कि मैम रेफरेंस बुक्स क्या होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भाई कोई ऐसी रेफरेंस बुक बताओ, ठीक है, कि जिससे हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। मैं आपको एक चीज बता दूं, किताबों से कोई पढ़कर कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाया है। स्टैंडर्ड बुक्स कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी ही नहीं गई हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे, ये सब टाइम को 5-5 गुना बढ़ा लेना, तब जाके आप सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। तो आपको करना क्या है, किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेना है जहां वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको बना बनाया मिल जाए। जब ऑलरेडी फैकल्टीज आपका काम कर ही रहे हैं आसान, तो क्या प्रॉब्लम है फिर आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आपको वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने हैं, ठीक है ना। वीडियो लेक्चर्स फॉलो करने हैं किसी भी बेस्ट फैकल्टी के, जो आपको बेहतर लगे। सब बेस्ट हैं, बस आपके लिए जो बेहतर है बस वही सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। बेस्ट फैकल्टी के वीडियो लेक्चर्स फॉलो करो फॉर ऑल द सब्जेक्ट। सिलेबस आपको यहीं से कवर करना है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैम कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मजा नहीं आई है, फैकल्टी से कनेक्ट नहीं बना पाए, इसमें मुझे और क्लैरिटी चाहिए, तो आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड बुक है, ये आप अपने कॉलेज की लाइब्रेरी से यूज कर सकते हो। कोई एक नहीं होती है, हर सब्जेक्ट की एक किताब आप यूज कर सकते हो। हर सब्जेक्ट की एक किताब आप यूज कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल में मैं बात करूं, थर्मो में प्रॉब्लम है तो सेंजल, एफएम में प्रॉब्लम है तो सेंजल, थर्मो में प्रॉब्लम है पीके नाग, ठीक है ना। और किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आपके पास तब भी काफी सारी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। साधु सिंह है, ठीक है, भंडारी है, मशीन डिजाइन में प्रॉब्लम है तो भंडारी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोई एक स्टैंडर्ड बुक नहीं है, ना ही कोई एक ऐसी परफेक्ट बुक अभी तक निकली है, आसमान से धरती पर आई है, जिससे आपका एक ही बार में पढ़ के सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स फॉलो करनी है, पीवाईक्यूज हो गए, इसी के साथ साथ ईएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगाइए। इसके लिए भी स्टैंडर्ड बुक्स की तरफ मत जाइए प्रीलिम्स के। फिर जब आप टेस्ट दोगे तो टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप वापस से बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, इतना ही बहुत है। पीवाईक्यूज आप एसएससी जेई के, आरआरबी जेई के, यूपीपीएससी के सारे पीवाईक्यूज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इतना आप रेफरेंस बुक्स को फॉलो कर सकते हो फॉर द प्रैक्टिस रिवीजन, ठीक है। आगे बात करते हैं पॉइंट टू बी रिमेंबर, नोट मेकिंग कंपलसरी है। पहले ही आपको बता दूं, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिख के ले लो। इसी के साथ वर्क ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपको पता है क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, टाइम कम होता है, हमें यहां पर एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि मैं वीकली बेसिस पर खुद को टारगेट दूं, 100 क्वेश्चन 1 घंटा, 200 क्वेश्चन 1 घंटा। जब आप इस तरीके के चैलेंजेस अपने आप को दोगे तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ा सा अडेप्टिव हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, 120 क्वेश्चन 120 घंटा। कभी कभी तो ऐसा होगा 120 क्वेश्चन होंगे 90 मिनट होंगे, ठीक है। तो उस तरीके से आपको डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जैसा भी बेटर लगे, आपको खुद को टारगेट्स देते रहने हैं। स्टॉप वॉच चलाओ, टाइमर चलाओ, और आप चेक करो कि आप कहां पर रीच कर पा रहे हो, कितना आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हो। प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जो है वो आखिरी के 4 महीने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। रिवीजन के टाइम पर अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो आपको काफी प्रॉब्लम आने वाली है। अगर टाइम की कमी लगती है तो आप क्या कर सकते हो, अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स में भी हाइलाइटर का इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट कर सकते हो, वो भी एज अ शॉर्ट नोट्स ही वर्क करेंगे। तो शॉर्ट नोट्स अलग से बनाना कोई कंपल्शन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते, बढ़िया मार्क्स लेके आते हैं, आज के टाइम पर टॉपर हैं, ठीक है। बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि हमें जल्दी कभी रिवीजन करना है तो कैसे करना, ठीक है। इसी के साथ यू कांट इग्नोर द रिवीजन। जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली प्रैक्टिस हो गई, डेली वीकली जैसा मन करे प्रैक्टिस करिए, और टेस्ट जरूर देते रहिए वीकली बेसिस पर या फिर अल्टरनेट बेसिस पर। आप जितना ज्यादा टेस्ट दोगे उतना ज्यादा बेटर आप यहां पर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट अ कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर द 2024 AE एंड JEE एग्जामिनेशन। अब इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, आप चाहते हो कि मैम मुझे आपकी मेंटोरशिप चाहिए, पूरे थ्रू आउट द ईयर आप मुझे सपोर्ट करो, गाइड करो, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, तो मैं भी मेहनत करने को तैयार हूं। आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो @लामिया मैम PW। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे होगे, आपके अंदर जज्बा होगा सिलेक्शन का,
तो मेरा वादा है कि मेरे से ज्यादा मेहनत आपके साथ कोई भी नहीं करेगा। आपकी मेहनत और मेरी मेहनत बराबर की होने वाली है, ठीक है। बट मुझे वैसा डेडिकेशन चाहिए और मुझे वैसा स्टूडेंट चाहिए जो 2024 के लिए मेहनत करने के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, आपको 360 डिग्री मेंटोरशिप मेरे एंड से मिलेगी, फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, एक्चुअल में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। इसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे किसी अनदर वीडियो में। टिल देन